हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबका विवेक रंजन और मैं आप सबका एक बार शानदार स्वागत करता हूं लाइव स्मिथ के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जो कि बाबू पावर्ड है चाणक्य क्लासेज के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के एसएसटी सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने ज्योग्राफी के पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है। तो बाबू, हमने अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने अपने पिछले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए थे। और फर्स्ट चैप्टर वाज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बाबू हमने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा चैप्टर 3 में। तो आज अभी के सेशन में हम लोग एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपको एग्रीकल्चर। क्या नाम रहेगा आपका चैप्टर जो होगा? वो एग्रीकल्चर। ये आपके क्लास का ज्योग्राफी सेक्शन का, ठीक है, 4th चैप्टर होगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये बात आप मान के चलेंगे। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का काम करेंगे, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने पिछले चैप्टर्स को देखा, समझा और अपने कंसेप्ट को बेहतर करने का काम किया लाइव स्मिथ के साथ, उसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैप्टर को भी आप उसी फीलिंग के साथ एंजॉय करोगे और इस चैप्टर को समझ करके आप एग्जाम में अपना बेस्ट देने का काम करोगे। तो चलिए बिना देर किए बाबू हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया के लिए ये जो एक्टिविटी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करें तो ये जो चीज होगा, ये कंसेप्ट होगा, ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आपसे काफी फैमिलियर चीज है ये एग्रीकल्चर। ठीक है, हम लोग अपने आसपास के इलाकों में तमाम ऐसे बहुत सारे इलाके देखते हैं, ठीक है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज कंप्लीट करी जाती हैं। आप बैकग्राउंड में पिक्चर को भी देख करके समझ सकते हैं, एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से हम लोग अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को काफी डिटेल में जाकर के और एक बेहतर कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो बाबू आपका चैप्टर शुरू होगा हर चैप्टर्स की तरह इंट्रोडक्शन पोर्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर में हम अपने एग्रीकल्चर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लोकेलिटी के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे सबसिस्टेंस के लिए। यानी तमाम अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर हम जज करके देखेंगे कि हमारे लिए एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस, ये दोनों चीजें जो होंगी वो आपको इंट्रोडक्शन के टॉपिक में कवर की जाएंगी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हम लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि वी ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन आवर पैचेज ऑफ लैंड। हम अपने जमीन पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की फसलें उगाते हैं। तो उन फसलों के एग्रीकल्चर के आधार पर और हमारी जरूरत के हिसाब से कि किस तरह की एग्रीकल्चर हम करते हैं, किस तरह का हमारा माइंडसेट है, इस आधार पे हमने एग्रीकल्चर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटा हुआ है। तो वो कौन कौन से टाइप्स होंगे, ठीक, कितने तरह के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हम अपने कंट्री के अंदर में परफॉर्म होते देखते हैं, ये सारी बात हम इस टॉपिक के अंदर में करने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक होगा आपको क्रॉपिंग पैटर्न। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि हमारी इंडिया के अंदर में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उन क्रॉप्स को उगाने का क्या क्राइटेरिया रहता है, किस सीजन के अंदर में हम किस तरह की फसलें उगाते हैं। तो अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न को जज करो तो आप देखोगे क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर इंडिया के अंदर में डिफरेंट 3 सीजन्स आते हैं। पहला सीजन आपको आता है खरीफ सीजन, दूसरा सीजन आपको आता है रबी सीजन और तीसरा सीजन आपको आता है जैद सीजन। ये तीनों सीजन्स के बारे में हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस सीजन के अंदर में हम किस तरह के फसलों की खेती भी करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम क्रॉपिंग पैटर्न को समझने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक बनेगा मेजर क्रॉप्स। तो इस टॉपिक के अंदर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रो कराए जाते हैं उनको देखेंगे। तो क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के क्रॉप्स की बात होगी। सबसे पहले आप बात करोगे फूड क्रॉप्स की,
फिर आप बात करोगे कैश क्रॉप्स की, फिर फूड क्रॉप्स को भी आप दो पार्ट में बांट करके पढ़ोगे, ग्रेन क्रॉप्स और नॉन ग्रेन क्रॉप्स। और इन क्रॉप्स के अंदर में, ठीक है, हम लोग तमाम एग्जाम्पल्स को भी देखने का काम करेंगे, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को काफी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर में, जो कि है आपका मेजर क्रॉप्स। यानी इन क्रॉप से रिलेटेड हर बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर क्रॉप, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि अगर एक राइस को आप एग्जांपल के तौर पे एक क्रॉप के रूप में देखते हो, तो उसको उसके ग्रोइंग के क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं, वो सारे कंडीशंस को हम लोग वन बाय वन समझने का काम करेंगे कि उसको उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी की जरूरत पड़ती है, किस सीजन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से ग्रो कराने के लिए कितने अमाउंट का टेम्परेचर चाहिए होता है, उसके बाद उसको उगाने के लिए कितना रेनफॉल चाहिए होता है, और साथ ही साथ अगर हम राइस की खेती कर रहे हैं, व्हीट की खेती कर रहे हैं, या फिर किसी भी XYZ एक क्रॉप की खेती कर रहे हैं, तो उसके ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन से होने वाले हैं, किन किन राज्यों में उसको काफी अच्छे तरीके से उगाया जाता है, ये सारी बात हम लोग हर तरह के क्रॉप्स के लिए करने वाले हैं। चाहे वो फूड क्रॉप्स हो, कैश क्रॉप हो, ग्रेन हो या नॉन ग्रेन हो, किसी भी तरह के क्रॉप की बात करो, उसके लिए हर एक क्रॉप के लिए ये सारे कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करके देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो सबसे शानदार मोड़ पे पहुंचेगा। वहां देखेंगे हम कि हम जो अपने देश के अंदर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस के अंदर में कुछ कमजोरियां हैं, कुछ खामियां हैं। तो उन खामियों को दूर करने के लिए, यानी आपको अगर मैं कहूं कि 2/3 पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जब इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश के लोग इस एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसके चलते हमारा ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है वो अपना बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे नहीं डाल पाता है, हमारी इकोनॉमी को जो सपोर्ट इससे मिलना चाहिए वो सपोर्ट इसे ये नहीं दे पाता है। आखिर वो कौन से रीजन है? तो हम पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस हम अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में, वो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे हुए हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हमारे देश की सरकार के तरफ से जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए हैं अलग अलग टाइम पीरियड में हमारे देश में, उन सारी चीजों को इस टॉपिक के अंदर में बाबू हम देखेंगे। तो ये तो था आपको अपने टॉपिक्स का डिटेल्स की क्या क्या आपको चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, यानी आपके चैप्टर का क्या थीम रहने वाला है, ये मैंने आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो देखो बाबू, जैसा कि आप जानते हो कि एग्रीकल्चर जनरली हम लोग इसका मीनिंग निकाल लेते हैं कि ग्रोइंग क्रॉप्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। आप नाम से भी वही मीनिंग निकालोगे। अगर हम कहें एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर जो टर्म है, वर्ड है, ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है, एगर एंड दूसरा है कल्टर, एगर एंड कल्टर। तो एगर का मतलब होता है फील्ड। एगर का मतलब क्या होता है बाबू? फील्ड। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो आपको मिलेगा एगर मतलब फील्ड, और कल्टर का मतलब मिलता है कल्टीवेशन। क्या मिलता है? कल्टीवेशन। यानी आप अगर इसको कंबाइन करके कहो तो ये कहोगे कि कल्टीवेशन ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रीकल्चर। क्या? कल्टीवेशन ऑफ field is known as agriculture, and we know it very well that when we do cultivation on a field, we mean to say growing crops। यानी अगर शॉर्ट टर्म में हम अपने टर्म एग्रीकल्चर को डिफाइन करने की कोशिश करें तो वी विल फाइंड कि द ग्रोइंग क्रॉप्स एट अ लार्ज स्केल इन द फील्ड्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। मोटी भाषा में आप ये कह सकते हो कि हम जब अपनी जमीनों पर एक बड़े स्केल पे क्रॉप्स उगाने का काम करते हैं तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो देखो, एग्रीकल्चर का एक पोर्शन होता है ग्रोइंग क्रॉप्स। ये एग्रीकल्चर इज नॉट ऑल अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली, इट इज समथिंग एल्स ऑल्सो। ये केवल क्रॉप्स उगा लिया, क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट द इंटायर एग्रीकल्चर, बट इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज ओनली अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यानी क्रॉप प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है, एक एक्टिविटी है।
पूरा एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम एग्रीकल्चर को डिफाइन करें तो हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्या है बाबू? एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम अपने नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके अपने लिए फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एंड आप अपनी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो ये बात अच्छे से कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो नेचुरल चीजों का रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करता है अपने फिनिश प्रोडक्ट देने के लिए। तो इन द सेम वे एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ आप वैसा ही देखोगे कि ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसके अंदर में हम नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर यहाँ पे देखो राइस को, आपको राइस प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए पैच ऑफ लैंड। कहां से मिला? नेचर से मिला। कहां से मिला? नेचर से। आपको चाहिए सीड्स, सीड्स चाहिए, ये कहां से मिले? ये भी मिले नेचर से। आपको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंट्स, ठीक, अलग अलग टाइम पे, जैसे इरिगेशन करने के लिए अलग अलग इंप्लीमेंट्स चाहिए, सीड्स खेतों में डालने के लिए चाहिए, ठीक, अलग अलग टाइम पे आप फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हो, उसमें मैन्योरिंग करते हो। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज जो आप करोगे उसमें जो भी चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे वो सब के सब आपको कहां से मिलेंगे? नेचर से। और इन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने लिए एक फिनिश प्रोडक्ट राइस को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं, ठीक। अब देखो एग्रीकल्चर के अंदर में हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। मतलब जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज का आप नाम ले लोगे सब एग्रीकल्चर का हिस्सा होते हैं। तो जैसे इसका एक एक्टिविटी हो गया क्रॉप प्रोडक्शन, एक एक्टिविटी हो गया डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग ये भी एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है, ठीक। आप इसका एक एक्टिविटी देखते हो रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये सब जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हैं ये सब की सब प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। सब में आप देखो, ठीक है, ये सब जो है नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके हमारे लिए कुछ ना कुछ फिनिश प्रोडक्ट देने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को एग्रीकल्चर के एक इंपॉर्टेंट पहलू को लेकर के चलना है, वो है क्रॉप प्रोडक्शन। यानी इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के जिस हिस्से की बात हम करने वाले हैं उस हिस्से का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेट करने का काम करेगा। इसमें आपको डेयरी फार्मिंग नहीं देखनी, आपको रियरिंग ऑफ एनिमल्स नहीं देखना, आपको माइनिंग नहीं देखना, आपको ये बाकी सारी चीजें नहीं देखनी है। हाँ, एग्रीकल्चर पढ़ना है किस सेंस में? क्रॉप प्रोडक्शन के सेंस में पढ़ना है। तो मतलब यह है कि for this chapter only we will define our agriculture in the following way कि the growing of crops in the use fields at large scale is agriculture। यानी बड़े बड़े खेतों में जब हम लोग अपने लिए लार्ज स्केल पे क्रॉप प्रोडक्शन का काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? एग्रीकल्चर का डेफिनेशन समझ में आ गया? ऐसे तो जनरल सेंस में आप कहोगे कि प्राइमरी एक्टिविटी है जो नेचुरल चीजों से हमें फिनिश प्रोडक्ट देने का काम करती है। लेकिन फॉर दिस टाइम ओनली, फॉर दिस चैप्टर ओनली we will define the agriculture that the practice of growing crops, the practice of growing crops is known as agriculture। अब बात आती है बाबू कि क्रॉप क्या होते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, क्रॉप क्या होते हैं। हम क्रॉप को भी डिफाइन करके सीखेंगे कि क्रॉप क्या होते हैं, ठीक है। देखिए तो आप लोग यहां पे देखोगे कि क्रॉप्स आर सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स, crops are same kinds of plants which are grown in the field। यानी जब एक ही तरह के पौधे, मान लीजिए कि आपने एक बड़ा सा पैच ऑफ लैंड यहां पे ले लिया और इस पैच ऑफ लैंड में जब आपको एक ही तरह के पौधे देखने को मिले तो इन पौधों को, जैसे इस खेत में आपने राइस का फसल लगा दिया, राइस के सीड्स को बो दिया, तो इसमें जो भी पौधे दिखेंगे वो सारे के सारे पौधे एक ही तरह के होंगे, राइस के पौधे होंगे। तो इन्हीं सेम काइंड्स के प्लांट्स को कंबाइन करके हम नाम देते हैं क्रॉप्स का। क्या नाम देते हैं? क्रॉप्स का नाम देते हैं। कोई दिक्कत? आप समझ में आ गई बात? चलिए, यानी व्हेन सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड आर नोन एज क्रॉप्स। जब एक ही तरह के पौधे एक खेत के अंदर में लगाए जाते हैं तो उन
पौधों को क्रॉप्स कहते हैं। और जब क्रॉप्स ठीक एक बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है, प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी करी जाती है, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर, उसको क्या कहते हैं बाबू? एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? तो आपने एग्रीकल्चर का डेफिनेशन समझ लिया, क्रॉप्स का डेफिनेशन समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखोगे क्या कि हम लोग ये बात जानते हैं, आखिर हम ये समझेंगे अब इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो एग्रीकल्चर, सबसे पहले हमने ये भी अभी डिस्कस किया कि क्रॉप प्रोडक्शन करने की एक्टिविटी एग्रीकल्चर है। तो क्रॉप हमें क्यों प्रोड्यूस करना है? क्योंकि क्रॉप से ही हमें भोजन मिलता है और हमारे शरीर को अच्छे तरीके से चलने के लिए, अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, एक अच्छे तरीके की क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमें फूड की जरूरत है और वो फूड हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। तो वही बात यहाँ पे हम समझेंगे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक, आई बात समझ में? तो जब से, आज से नहीं, कब से? जब से हमारी सिविलाइजेशन शुरू हुई है। आप अभी की बात मत करो, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लो या फिर उस टाइम पीरियड में दुनिया के अंदर में जितने भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुए, उस समय से लोगों की जो बेसिक जरूरत है वो फूड रही हुई है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो मतलब अपनी भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए उसी समय से लोगों ने सबसे पहले, सबसे प्राइमरी जो एक्टिविटी करी है वो एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर रही है। यानी कहने का ये मतलब है कि जब इंसानों ने अपना फूड गैदरर से जीवन को आगे बढ़ाया, यानी जैसे ही एट द टाइम जब उन्होंने अपना सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया, उसी समय उन्होंने सबसे पहली एक्टिविटी एग्रीकल्चर कर दी। ठीक है, यानी पहले एग्रीकल्चर करने से पहले जब इंसानों को एग्रीकल्चर करने नहीं आता था तो वो जनरली फूड को गैदरिंग करने का काम करते थे, हंटिंग करने का काम करते थे, या तो जानवरों का शिकार करके खा जाते थे या पेड़ पौधों से जो कुछ गिरा हुआ मिला उसे लेकर के खा जाते थे। तो हंटर गैदरर से जब उन्होंने एक सेटलर लाइफ स्टार्ट किया तो उनकी पहली जो बेसिक एक्टिविटी बनी थी वो एग्रीकल्चर बनी थी। इसलिए उस सिविलाइजेशन के पीरियड से ही हमारे भोजन संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पहलू बना हुआ है, एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बना हुआ है। ठीक, हमारा भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे वेराइटी ऑफ सोइल पाए जाते हैं। और खाली सोइल का ही वेराइटी नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी काफी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं अपने देश के अंदर में। आप नॉर्दर्न प्लेन वाले इलाके में रहिए, एलुवियल सोइल मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में जाइए, लेटेराइट सोइल मिलेगा। आप साउथ इंडिया वाले राज्यों में जाइए, कॉटन सोइल मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि सोइल की काफी ज्यादा वेराइटी हमारे देश में देखने को मिलती है। उसी तरह क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक सा नहीं पाया जाता। कश्मीर का अलग क्लाइमेट, राजस्थान का अलग क्लाइमेट, नॉर्दर्न इंडिया के जो राज्य हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इनका अलग क्लाइमेट। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेराइटी ऑफ सोइल होने के चलते हम जो क्रॉप्स अपने यहां उगाते हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा वेराइटी देखने को मिलती है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेराइटी ऑफ सोइल्स वी ग्रो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग कोने में आप अलग अलग तरह के फसलों को उगता हुआ देखते हैं। जैसे अगर चावल उगाना है, आप नॉर्दर्न इंडिया के राज्यों में देखोगे सबसे ज्यादा उगाया जाएगा। ठीक, आप साउथ इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स देखोगे वहां पे भी ठीक ठाक उगा लिया जाएगा। आप गेहूं की बात करो, पंजाब चलिए, हरियाणा चलिए। नहीं, आप मक्के की बात करो, बिहार आइए। जूट की बात करो, वेस्ट बंगाल जाइए, बिहार रहिए। तो कहने का क्या मतलब है कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में काफी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कारण कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और वेराइटी ऑफ सोइल है वो एक जैसा नहीं है, हर जगह बदलते रहता है। तो हर बदलते परिवेश में क्लाइमेट भी अलग अलग टाइप का मिलेगा, मिट्टी भी अलग अलग तरह की मिलेगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा वेराइटी देखने को मिलता है। और अलग अलग इलाके में ना, अलग अलग देश के अलग अलग कोने में हम जो फसलें उगाते हैं उन फसलों को उगाने के जो तरीके होते हैं वो भी काफी वेरी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ available circumstances we use different methods to grow our different crops in a particular area।
एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में हम अपने फसलों को अच्छे तरीके से उगाने के लिए डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अलग अलग तरह की सोइल के अंदर में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के परिवेश में अलग अलग तरह के फसल उगाए जाते हैं। यहाँ देखिए इस फोटो के अंदर में एक किसान अपने 2 बैलों के साथ, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया। ये जनरली खेत को जोतने का काम कर रहा है, यानी अपनी मिट्टी को तैयार कर रहा है फसल को उगाने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, इंडिया जो है वो दुनिया के यानी धरती के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। ठीक, जिसके चलते भारत में पड़ने वाला जो सनशाइन होता है उसका पीरियड काफी लंबा रहता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, मिट्टी की जो वैरायटी होती है वो काफी ज्यादा वेरीड हो जाती है, काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ सोइल हमें देखने को मिलता है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग देखने को मिलते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, वैरायटी ऑफ सोइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया जो है एक रिच एग्रीकल्चरल कंट्री बन जाता है। क्योंकि इंडिया में जगह बदलने से, टाइम बदलने से, ठीक है, जगह बदलने से आपको मिट्टी अलग अलग तरह की मिलेगी, जगह बदलने से क्लाइमेट अलग अलग तरह का मिलेगा। तो मिट्टी और क्लाइमेट के बदलते परिवेश के कारण भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं उनके अंदर काफी ज्यादा वैरायटी आ जाती है। और काफी वैरायटी की जब फसलें उगाई जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि भारत एग्रीकल्चर के मामले में काफी धनी देश है, नो डाउट। ठीक, तो इन दिस टॉपिक वी विल डील विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आगे की टॉपिक में हम लोग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के खेती के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह की हम फार्मिंग को प्रैक्टिस अपने इंडिया के अंदर में करने का काम करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? हम आगे के टॉपिक्स में एग्रीकल्चरल सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप की वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर में रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर को लेकर के, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन भी किया, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे देश में क्या समस्याएं हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये चैप्टर अब रियल मामलों में शुरू होगा, यानी हमने अभी अभी इस एग्रीकल्चर का, ठीक है, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस देखा। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो ये होता है कि आखिर हमारा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है तो क्यों? इस सवाल का जवाब, बड़ा ही फेवरेट सवाल है ये, ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है कि हमारा इंडिया अगर एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है तो क्यों है। इसी सवाल का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जस्ट 1 मिनट। तो बाबू हमारा सवाल था कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, व्हाई? क्यों हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर के मामले में इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर में इंगेज है। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री बिकॉज, पहला पॉइंट, कि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन, लगभग अगर हम बात करें तो 70 से 75% के बीच में आप देखोगे जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर के रूप में डिपेंड करती है। ठीक, हमारे जीडीपी के अंदर में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी 22% है। यानी ये हमारे एक बहुत बड़े जनसंख्या को एक एक्टिविटी देने का काम करता है, एग्रीकल्चर रोजगार देने का काम करता है, हमारी जीडीपी को सपोर्ट करता है। दूसरा पॉइंट हो गया, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि हमारे देश में यूज किए जाने वाले मोस्ट ऑफ द फूड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। यानी जो मोस्ट ऑफ द फूड हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, तो उस फूड की व्यवस्था हम कहां से करते हैं? एग्रीकल्चर से करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक, उसके बाद फूड ग्रेन्स के अलावा, ठीक है, हम लोग बहुत सारे एग्री इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स भी एग्रीकल्चर से प्राप्त करने का काम करते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि हमारा एग्रीकल्चर लोगों को रोजगार देने का काम करता है, जीडीपी को सपोर्ट करता है, भोजन संबंधी जरूरत को पूरा करता है, हमारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इतना ज्यादा जब किसी चीज का कंट्रीब्यूशन हो एक देश के अंदर में, तो क्या वो एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप क्या कहेंगे? कि एक मैक्सिमम जनसंख्या हमारे देश की, यानी अबाउट 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। दूसरा, हमारा जीडीपी को एक बेहतर सपोर्ट देने का काम करता है एग्रीकल्चर। तीसरा, ये एक ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमारे मैक्सिमम फूड की जरूरत को पूरा करने का काम करता है। ठीक, इसके अंदर कुछ ऐसे भी फसलों की खेती की जाती है जो हमारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब तमाम स्थितियों के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, यानी हमने अब इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखिए, जैसा कि आप अभी अभी पढ़े कि इंडिया के अंदर में जो सिचुएशंस हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। अलग अलग इलाकों के सिचुएशंस बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। आप क्लाइमेट के मामले में देखिए, आप टाइप ऑफ सोइल के मामले में देखिए, ये दोनों चीजें जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में काफी अलग अलग होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पूरी इंडिया का एग्रीकल्चरल पैटर्न एक जैसा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हम अलग अलग तरीके का एग्रीकल्चर करने का काम करते हैं। वही चीज हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग टॉपिक के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें यहाँ पे इस फोटो के अंदर में डिफरेंट आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग दिखाए गए। जैसे सबसे पहला होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, यानी एक ऐसी खेती, डेफिनेशन में यहां बता देता हूं, आगे डिटेल से पढ़ने वाले। ठीक है, यानी एक ऐसी खेती, एक ऐसा एग्रीकल्चर जो अपने जीवन में फूड संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। यानी जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज फूड है, फूड क्रॉप्स हैं। तो उन फूड क्रॉप्स की खेती जिस फार्मिंग के अंदर में की जाती है उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें जनरली हम लोग कैश क्रॉप्स की खेती करते हैं ताकि हम अपने ट्रेडिंग पर्पस को कंप्लीट कर सकें, वैसी फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। जैसे राइस की खेती करो, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होगा। आप शुगर केन की खेती करो, ये कमर्शियल फार्मिंग होगा। फिर आप देखेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, यानी जब हम अपने सूखे हुए जमीन के इलाकों में डिफरेंट सब्जियों को उगाने का काम करते हैं, ये ड्राईलैंड फार्मिंग हो गया। फिर आप देखोगे मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग के अंदर में हम जनरली ये देखते हैं कि अपने एक फार्म के अंदर में खेती भी हो रही होती है और साथ ही साथ एट द सेम टाइम उस फार्म के बगल में हम अपने लिए कुछ जानवरों का पालन पोषण भी कर रहे होते हैं। यानी मिक्स्ड एक्टिविटीज के साथ की जाने वाली खेती मिक्स फार्मिंग कहलाती है। फिर आप देखेंगे वेटलैंड फार्मिंग, यानी गीली जमीन वाले इलाकों में की जाने वाली खेती। ठीक है, फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन फार्मिंग की बात करो, यानी एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका जिसके अंदर में दूर दूर तक केवल एक ही फसल की खेती हो रही होती है, उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन। यानी इन फसलों की खेती जनरली बड़े बड़े इलाकों में एक साथ की जाती है, तो उनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर आप देखोगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग, ये दोनों जो है आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग के ही हिस्से हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। यानी इतने तरह का। इसमें एक और चीज रह गया जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करेंगे। आप मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करोगे, मल्टीपल फार्मिंग कह लीजिए, जब एक खेत के अंदर में एक से ज्यादा फसलों की खेती होती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में बार बार हम पैच ऑफ लैंड को बदल बदल करके एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गए, जिसको वन बाय वन हम काफी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला हमारा आएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसिस्टेंस का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है जीवन निर्वाह। यानी जीवन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? फूड। यानी जब तक हम
मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि बेटा आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी, आप क्या कहोगे? भूख लगेगी तो, यानी भूख की बात आएगी ही आएगी। तो जब तक शरीर के अंदर में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आपको सोना भी है ना, तो सोने में भी आपको शरीर की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमारे शरीर को कहां से मिलता है बाबू? वो एनर्जी हमारे शरीर को फूड से मिलता है। ठीक है, तो फूड मतलब खाने संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने भोजन संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और इसमें एक प्रिमिटिव शब्द जुड़ा हुआ है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग हो गया जिसके अंदर में जनरली हम लोग एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें जनरली ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव टूल्स के सहायता से जो एग्रीकल्चर को कंप्लीट करते हैं, यानी इस एग्रीकल्चर में ज्यादातर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, हल, बैल, मैन पावर। ये इस तरह के एग्रीकल्चर जो होते हैं वो जनरली प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहलाते हैं। इस फोटो के अंदर में भी आप देख सकते हैं, इसमें फसल की बुआई किसान लोग, मजदूर लोग अपने हाथों से कर रहे हैं। खेत को अगर जोतने की जरूरत है तो इसमें जानवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, जो हल लगा हुआ है वो प्रिमिटिव टूल है, यानी सदियों पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही है। इसी तरह के हल का इस्तेमाल हम आज भी कहीं कहीं देख सकते हैं, खास करके किस टाइप के एग्रीकल्चर में? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। आ रही बात समझ में? यानी एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव टूल्स के सहारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, उसी को हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे ये जनरली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड में कंप्लीट किया जाता है। और इसको कंप्लीट करने के लिए जनरली हम लोग प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, इन सब ये प्रिमिटिव टूल्स जो हैं इनके इस्तेमाल करके हम लोग इस एग्रीकल्चर को कंप्लीट करने का काम करते हैं। इस एग्रीकल्चर को कंप्लीट करने के लिए या तो एक फैमिली के सारे मेंबर्स खेतों में काम करने जाते हैं या कम्युनिटी लेबरर्स के सहायता से ये खेती की जाती है। यानी एक गांव जिसके अंदर ये एग्रीकल्चर कंप्लीट किया जा रहा है तो उसमें खेतों में या तो एक परिवार के सदस्य ही चले जाएंगे और अपने एग्रीकल्चरल डिफरेंट एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे, या फिर उस गांव में कुछ कम्युनिटी लेबरर्स होते हैं जो जनरली इसी काम के लिए बहाल किए गए रहते हैं, या फिर वो अपनी स्वेच्छा से भी इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जिस किसी किसान को भी ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है वो इन कम्युनिटी लेबरर्स को पिकअप करके ले जा करके अपने खेतों में काम कराते हैं और बदले में कुछ उनको थोड़ा बहुत मेहनताना भी देने का काम करते हैं, वेजेस भी देने का काम करते हैं। तो ये खेती जो है प्रिमिटिव टूल्स के सहारे और कम्युनिटी लेबरर्स या फैमिली लेबरर्स के सहारे कंप्लीट किया जाता है छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड के अंदर में। और जनरली भारत के किस इलाके में? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इधर बाबू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। आगे देखेंगे हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ठीक है, देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ना सबसे पहले अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि शिफ्ट कर करके खेती करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जब लगातार हम एक ही खेत के अंदर में एक ही तरह का फसल उगाते रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मोस्ट प्रोबेबली ये चांस रहता है कि उस खेत की फर्टिलिटी जो होगी लगातार फसल उगाने से कमजोर हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि कुछ एक सीजन के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड को छोड़ देते हैं, दूसरे जमीन के टुकड़े पे खेती करते हैं, फिर दूसरे को छोड़ के या तो तीसरे पे कर लिया नहीं तो पहले पे कर लिया। यानी एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें फ्रीक्वेंटली पैच ऑफ लैंड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। यानी अलग अलग खेतों में जब हम खेती करते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे तो उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक और नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है। ठीक है, अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों नाम पड़ा इसका? देखना, इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब एक बार आप एक फसल की खेती एक खेत के अंदर में कर लेते हो तो उस फसल को हार्वेस्ट करने के बाद भी उसका कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा जमीन में ही रह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा फसल उगाने के लिए या दूसरे सीजन के एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए पहले उस जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट होते हैं उस खेत में उसको हम पहले क्या कर देते हैं? काट देते हैं। ठीक है, साफ कर देते हैं। काट करके उसको साफ कर दिया और फिर
उसको जला दिया जाता है। उसको क्या करते हैं बाबू? जला दिया जाता है कि कंप्लीटली उसका सारा का सारा रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पार्ट उस पुराने वाले फसल का उस खेत से खत्म हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में फिर वो खेत दूसरे सीजन के क्रॉप को उगाने के लिए रेडली अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए यहां पे भी शिफ्ट हुआ, यानी कई बार शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में लैंड भी शिफ्ट होते हैं, कई बार फसल भी शिफ्ट होते हैं। यानी एक ही खेत में एक बार मान लीजिए हमने चावल उगा लिया, फिर उसके जस्ट बाद हमने गेहूं की खेती कर ली, फिर चावल, फिर गेहूं, फिर एक बार शुगर केन लगा दिया। कई बार खेत भी बदल देते हैं। तो जो शिफ्ट करके एग्रीकल्चर हो रहा होता है उसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि जनरली इसमें प्रीसीडिंग फसल के अवशेष को पहले काट करके खत्म किया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है, और तब मिट्टी जब दोबारा से तैयार हो जाती है तो उसके अंदर में हम खेती कर लेते हैं। ठीक बोला ना कि जनरली इसमें किसान जो होते हैं पैच ऑफ लैंड को पहले क्लियर करते हैं और फिर उसके अंदर दूसरे फूड क्रॉप्स की खेती को कंप्लीट करते हैं अपने परिवार की जरूरत को चलाने के लिए। जब एक बार सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करने लगती है बार बार उस खेत में फसल लगाने से, तो द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड। ठीक है, यानी मैंने अभी अभी बताया, ये सारी बातें मैंने बता दी है जो बात लिखी हुई है बोर्ड पे, कि जब बार बार एक खेत के अंदर में हम फसल उगाते रहते हैं तो उस खेत की फर्टिलिटी लगातार कम होती जाती है। तो उस खेत की फर्टिलिटी को दोबारा से मेंटेन करने के लिए हम कुछ टाइम के लिए उस खेत को छोड़ देते हैं, दूसरे पैच ऑफ लैंड पे आ जाते हैं, फिर तीसरे पे चले जाते हैं। तो ऐसे शिफ्ट कर करके एग्रीकल्चर किया जाता है, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, यानी मिट्टी की सोइल फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने में मदद करता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। यानी जब हम एक पैच ऑफ लैंड को खाली छोड़ देते हैं, उसमें एक सीजन के लिए फसल उगाते ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि वो पैच ऑफ लैंड अपनी फर्टिलिटी को नेचुरल मदद से, नेचर के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की मदद से वो रिप्लेनिश करने का काम करता है। तो आफ्टर द अल्टरेशन ऑफ 1 और 2 सीजन्स वो खेत फिर से दोबारा तैयार हो जाता है। यानी 2 सीजन आप दूसरे खेतों में फसल लगा लीजिए, फिर तीसरे सीजन में आप पुराने वाले पैच ऑफ लैंड पे पहुंच जाइए, तब तक उसने अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रिटेन कर लिया हुआ है और आप उस पर वो तैयार है आपकी फसल को उगाने के लिए। तो इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो खेतों की फर्टिलिटी को दोबारा से रिटेन करने के लिए, बार बार मेंटेन करने के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है। यानी शिफ्ट कर करके एग्रीकल्चर करना, इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसको एक दूसरे नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आई बात समझ में? अलग अलग इलाकों में ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक, पमालू, इन मणिपुर में इसको पमालू के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको झूम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। झूम माने घूम, घूम घूम के की जाने वाली खेती, इज झूमिंग। तो नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं उसमें इसको झूम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। मणिपुर में पमालू के नाम से जानते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसको दीपा नाम से जाना जाता है। बाबू ये आप लोकल नेम जरूर याद कर लेना, जितने बुक में दिए हुए हैं आपको या इस बोर्ड पे जितने आपको दिख रहे हैं, एटलीस्ट इन सारे लोकल नेम्स को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आई बात समझ में? और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ लोकल नेम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के। ठीक है, आप देखेंगे आज के दिनों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो धीरे धीरे करके डिस्करेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के चलते डिफॉरेस्टेशन और सोइल इरोजन को बढ़ावा मिला है। अब वो कैसे? मैंने कहा कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को करने के लिए आपको अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग पैचेज ऑफ लैंड की जरूरत पड़ती है। तो अब हर बार आप नया पैच ऑफ लैंड कहां से लाएंगे? तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए जनरली हम लोग जंगलों को ही साफ कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन क्या है? यानी द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कटाई इज डिफॉरेस्टेशन। तो जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो डिफॉरेस्टेशन अकेले नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन अगर आ रहा है तो वो सोइल इरोजन लेके आएगा, ये बात आप मान के चलिए। तो कहने का ये मतलब है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या? ये डिफॉरेस्टेशन और सोइल इरोजन को बढ़ावा देने का काम करता है। जैसे आप पेड़ काटोगे सोइल इरोजन होगा ही होगा। देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ का जंगल खत्म, मिट्टी कटना स्टार्ट,
नेचुरल डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फोर्सेज के चलते सोयल इरोजन का काम होने लगता है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के दो प्रकार होते हैं बाबू, एक एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। तो यहां हमें इंटेंसिव की बात करनी है। देखिए इंटेंसिव, इंटेंसिव जो है इंटेंशनल वर्ड से बना हुआ, इंटेंशनल, इंटेंशनली लोग बोलता है ना कि हम इंटेंशनली तुमसे ही काम कराएंगे, यानी किसी भी कीमत पे कराएंगे और प्रेशर दे करके कर। तो वही बात यहां पे होता है कि एक ऐसा इलाका जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी जहां का ज्यादा हो, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बोले तो किसी एक जगह का एरिया कम, रहने वालों की संख्या ज्यादा, ऐसी एक्टिविटी को ऐसी स्थिति को पॉपुलेशन डेंसिटी का ज्यादा होना माना जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को जनरली कैसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। तो जहां कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। तो जहां पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वहां जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होगा वो कम होगा, लैंड का पोर्शन जो होगा वो कम होगा। तो इसी कम पोर्शन ऑफ लैंड में चूंकि बड़े पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा करना है, तो फूड तो चाहिए, खाना तो चाहिए, तो इनके भोजन संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए जब उस छोटे से पैच ऑफ लैंड में ही ज्यादा प्रेशर देकर के हम खेती करते हैं, उसी को इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्रीकल्चर जनरली जो है हाई पॉपुलेशन वाले इलाके में किया जाता है और हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में जब इस तरह की खेती की जाती है तो उसमें आपको लैंड पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है, यानी लैंड, पैच ऑफ लैंड काफी छोटा रहेगा और नंबर ऑफ लेबरर्स बहुत ही ज्यादा रहेंगे, यानी काम करने वालों की संख्या ज्यादा, पैच ऑफ लैंड छोटा। ठीक, आई बात समझ में। यहां पे जनरली हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा बार बार इरिगेशन, मेन्योर्स से तो काम नहीं चलता, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके खेती किया जाता है, यानी हर एक वो तरीके अपनाए जाते हैं बाबू जिनसे कम जगह पे ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक, आई बात समझ में। लैंड होल्डिंग साइज इज अन इकोनॉमिकल ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस बट द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, यानी इस तरह की खेती में लिमिटेड लैंड से किसान ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने का काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने का काम करते हैं। आई बात समझ में। आगे देखेंगे हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। क्या देखेंगे? कमर्शियल फार्मिंग, यानी एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें जनरली हम लोग कैश क्रॉप्स की खेती करते हैं, यानी इस फसल में उगाए जाने वाले फसलों का मेन एम होता है ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए की जाने वाली खेती इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी चूंकि इन फसलों का इस्तेमाल ट्रेडिंग करने के लिए किया जाता है, तो हम इस परिस्थिति में यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा यील्डिंग हो सके, तो ज्यादा यील्डिंग करने के लिए हम लोग मॉडर्न इनपुट्स ज्यादा लगाते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल हम लोग उगा सके। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कमर्शियल फार्मिंग के, यानी इसमें हर एक वो प्रोसेसेज अपनाए जाते हैं जिनसे हम अपनी यील्डिंग को बढ़ा सकें, क्रॉप प्रोडक्शन के अमाउंट को बढ़ा सकें। प्लांटेशन जो है कमर्शियल फार्मिंग का है, एक एग्जांपल है। इस टाइप के खेती में एक ही तरह के क्रॉप ठीक बहुत बड़े एरिया में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कमर्शियल फार्मिंग, यानी एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग कैश क्रॉप्स की खेती करते हैं और ऐसे करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करा सकें। उस मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स लगाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटो में आपको कमर्शियल फार्मिंग यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर को दिखाया जा रहा है, जिसमें इस बहुत बड़े पैच ऑफ लैंड पे एक सिंगल क्रॉप की खेती करते हुए आप देख सकते हैं। आई बात समझ में। फिर देखेंगे प्लांटेशन जो होते हैं, ठीक है,
वो बहुत बड़े इलाके के लैंड को कवर करते हैं, ठीक, जिसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, और इनमें जो लेबरर्स प्रैक्टिस में लाए जाते हैं वो जनरली माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक जगह से काफी भारी संख्या में लेबरर्स को दूसरे जगह उस साइट पे पहुंचाया जाता है जहां प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जा रहा होता है, ठीक। जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये मतलब इस फसल के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट्स पैदा किए जाते हैं वो जनरली आपको इंडस्ट्रीज के अंदर में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे शुगर केन आप उगा लो, वो शुगर इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा, आप कॉटन उगा लो, वो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर में यूज किया जाएगा। यानी कमर्शियल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फर्दर आपको इंडस्ट्रीज के अंदर में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। इस तरह के एग्रीकल्चर को करने के लिए ट्रांसपोर्ट के एक बेहतर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन के बेहतर साधन की जरूरत पड़ती है, ताकि जब जिस तरह की जरूरत पड़े खेतों में फसलों को अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए तुरंत सारी सुविधाएं दी जा सके, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं जो इनको डिफरेंट इनपुट्स देने का काम करते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है, मार्केट अवेलेबल होने चाहिए इसकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन सारी जरूरतों को पूरा करके ही हम प्लांटेशंस का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब ये सारी जरूरतें हम पूरी कर लेते हैं तब हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक बेहतर लेवल पे काम करता है और हम अपने लिए कैश क्रॉप्स की खेती, ठीक है, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखा, इंपॉर्टेंस देखा और क्लासिफिकेशन देखा। ये तीन चीजों को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हमारा टॉपिक शुरू होगा क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है बाबू। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।